बाजार बोलता है, इसमें हम देखेंगे एफआईज डीआईज का डेटा, और एफआईज ने लगातार अपना ट्रेंड वही रखा है। और लगातार 7 दिनों से एफआईज, 7 ट्रेडिंग सेशन से एफआईज सेल कर रहे हैं। कल का एक बार डेटा पढ़ लेते हैं, क्योंकि कल भी एफआईज ने सेल ही किया है। हालांकि डीआईज कल अच्छी बाइंग करते हुए नजर आए, लेकिन एफआईज सेल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। एफआईज ने कल करीब 4900 करोड़ की सेलिंग की है, वहीं डीआईज ने करीब 8066 करोड़ की बाइंग की है। तो डीआईज तो अच्छी बाइंग कर रहे हैं, उनको एसआईपी से अच्छा अमाउंट मिल रहा है, लेकिन क्या उनकी बाइंग मार्केट को सरवाइव करा पा रही है? सरवाइव ही हो रहा है, मार्केट चल नहीं रहा है, लोग कमा नहीं रहे हैं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन क्या ग्लोबल मार्केट में लोग का पैसा बन रहा है? एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस आज कैसी हैं। कल डाउ जोन्स में तो अच्छा उछाल देखने के लिए मिला। कल हालांकि नेस्डेक में थोड़ा रेड मार्क था, लेकिन डाउ में करीब 1% का उछाल। शंघाई में आज करीब 0.25%, हैंसिंग में करीब 1.25% का उछाल है। कोस्पी में करीब चौथाई फीसदी की बढ़त है। निकाई आज थोड़ा सा प्रेशर में है 2% के। थोड़ा डॉलर और येन का जो प्रॉब्लम है वो निकाई को हमेशा परेशान करता है। एक बार आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि मार्केट में आज अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो उसमें सारे ही अदानी स्टॉक्स आप देख लीजिए। अदानी पावर, अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी टोटल गैस, अदानी एंटरप्राइजेस, सारे ही काउंटर आज जबरदस्त मूव दिखा रहे हैं। 5% से लेकर 11.5% तक का। कल यही अगर तस्वीर पढ़नी होती तो शायद टॉप लूजर्स में यही थे। अगर मैं 3 बजे यही स्क्रीन पढ़ता तो ये टॉप लूजर्स में यही थे। आज टॉप गेनर हैं, चलिए अच्छी बात है। एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से हैं आज के, ऐसे कौन से काउंटर हैं जो कि गिरे हुए हैं इस बढ़े हुए बाजार में भी। तो एचसीएल टेक हम बात कर ही चुके हैं, करीब 9% नीचे है। प्रिज्म जॉनसन करीब 5%, यूनाइटेड स्पिरिट्स करीब 5%, एंजल वन आफ्टर रिजल्ट्स। ऑफकोर्स हम बात भी कर रहे थे लगातार 2 दिन से कि रिजल्ट्स थोड़े से वीक आएंगे, वीक आए भी हैं, 5% नीचे है। और सेंसेक्स 1 करीब 4%। तो ये कुछ एक काउंटर हैं जहां पर की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन मार्केट में इस समय 3 फैक्टर जो कि विलेन का काम कर रहे हैं और जो मार्केट को चलने नहीं दे रहे हैं। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर है क्रूड ऑयल, जो कि $81 आ गया है। दूसरा है डॉलर इंडेक्स, और तीसरा भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं क्रूड ऑयल से शुरू करता हूं। और अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड है, चलिए तीसरा फैक्टर भी वो बता देते हैं, बॉन्ड यील्ड जो कि तीसरा फैक्टर है। लेकिन अमेरिका में से ही ये तीनों फैक्टर ड्राइव हो रहे हैं। अमेरिका में अब ब्याज दर घटने की जगह बढ़ने की अटकलें शुरू हो चुकी हैं। दूसरा, रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध कड़े होने से क्रूड ऑयल की कीमतें $81 पर आ चुकी हैं। वहीं ट्रंप के टैरिफ के डर से डॉलर इंडेक्स में तेजी देखने के लिए मिल रही है। ये मार्केट के 3 विलेन हैं जो कि इस समय काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि लगातार 2-3 दिन से मार्केट प्रेशर में तो बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन ज़्यादा इंटेंस हो गया। समीर सर, आप कैसे देख रहे हैं? मैं एक एक खबर को लेता हूं। पहले इंटरेस्ट रेट कट होने की बातें थी, लेकिन अभी मैं कल पढ़ रहा था कि वहां पर अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बातें हैं, क्योंकि बॉन्ड यील्ड वहां पर 5% के पास अप्रोच कर रही है। सर कैसे देखें इस खबर को? जी बिल्कुल, बॉन्ड यील्ड्स हैव मूव्ड अप, पर मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक कि दिस जो आपने फियर कहा कि इंटरेस्ट रेट्स वो वहां के सेंट्रल बैंक इंक्रीज करेंगे। इफ यू लुक एट डोनाल्ड ट्रंप जो आने वाले हैं इनकमिंग प्रेसिडेंट, ही इज ऑलरेडी टॉकिंग कि ही वांट्स इंटरेस्ट रेट्स टू बी लोअर। पावेल के पास आई मीन टर्म है, बट if he doesn't fall in line, I think there will be certain actions taken. So I am not of the opinion कि वहां interest rates बढ़ेंगे। बॉन्ड यील्ड्स ऊपर वहां क्यों जा रहे हैं? बिकॉज द एक्सपेक्टेशन इज कि इन्फ्लेशन वहां पे थोड़ा बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ट्रम्प विल पुट ऑल दीज इम्पोर्ट ड्यूटीज, कस्टम्स ड्यूटीज, जो प्राइस ऑफ गुड्स को बढ़ाएंगे। but that is because of design, not because ki the demand is outpacing supply. डिमांड उतना शायद मेरे हिसाब से अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड शायद थोड़ा सा कम होगा। दूसरा, वी आर ओनली लुकिंग एट वन इंडिविजुअल पॉइंट कि डोनाल्ड ट्रंप ये इम्प्लीमेंट करेंगे इम्पोर्ट ड्यूटी। दूसरा जो बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप इज की कटिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्रास्टिकली, जो लोग इग्नोर कर रहे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट स्पेंडिंग कट कर पा रहे हैं, ही पुट इलॉन मस्क इन दैट पोजीशन, अगर वो कट कर पाते हैं तो टू थिंग्स विल हैपन। वन, गवर्नमेंट डेफिसिट विल ऑब्वियसली गो डाउन लिटिल बिट। दूसरा, जो
पावर ऑफ कंजम्पशन जो यूएस में रहता है बिकॉज ऑफ ऑल दीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग वो भी कम हो जाती है, एंड दैट टू सम एक्सटेंट विल प्ले अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन. तो वी नीड टू सी कि उनके जो भी इम्प्लीमेंटेशन है कैसे होते हैं. It need not be everything happening on day one. He may announce tariffs के in the next 6 months all these tariffs will come. अगर वो होता है तो it gives 6 months time for companies in America to set up their production capacities. So जब वो tariffs आए, that benefit that they can get from making sure that उनका capacity ready हो जाए. So everything needs to be seen. We are not going to say कि from day one he's going to say कि 100% tariff लगा दो. He will give American companies time to act and take decisions. So I don't think we should be too worried that interest rates are going to go up. In fact, I feel that over the next 6 months, you will see that probably data will play out in a way where interest rates will be forced to go down. तो मेरा व्यू उतना नहीं नेगेटिव है इंटरेस्ट रेट्स पे जितना मार्केट अभी मेक आउट कर रहे हैं. बिल्कुल. तो मार्केट इंटरेस्ट रेट को लेकर सर का व्यू उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन सर डॉलर इंडेक्स ये लगातार प्रॉब्लम कर रहा है. दुनिया भर की करेंसीज इसके कंपैरिजन में गिरती जा रही है. बीट येन, बीट रुपी लगातार अपने लोएस्ट पॉइंट छू रहा है. अब ये डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले का फियर है. अब जब वो आ जाएंगे तो बाय द रूमर सेल द न्यूज़ तो नहीं होगा कि डॉलर अपना थोड़ा सा ट्रेंड को रिवर्स करेगा एंड देन जो दुनिया भर की इमर्जिंग करेंसीज हैं वो थोड़ा सा सपोर्ट लेती हुई दिखेंगी, या अभी ये ट्रेंड और चलेगा और डराएगा लोगों को? To be very frank, Vivek ji, it's very difficult to tell at this point of time कि whether things will reverse or not. क्योंकि like I said, जो सब decide करेगा वो है implementation of policies by Donald Trump. अगर Donald Trump takes very drastic measures from day one itself, then yes, rupee can continue to slide क्योंकि exports में impact आएगा. But my guess is he is going to work out, negotiate deals. He is a deal maker. He is a businessman. Donald Trump ऐसे एक president है जिसको market से he wants the market to do well because that becomes a barometer to judge कि I'm doing a good job. So he is not going to hurt the US markets or even the global economy that badly. बट यस रुपी इतना क्यों गिर रहा है? क्योंकि आउटफ्लो आ रहा है डॉलर का. अगर एफआईज डेली 4,000, 3,000, 4,000, 5,000 crores बेचेंगे एंड दे टेक दैट मनी एंड मूव टू द यूएस, obviously there is going to be some pressure on the rupee because they are going to be selling the rupee and buying the dollar. So we are seeing that. And अगर आप देखें तो it is across the board that they've been withdrawing money because they are worried, क्योंकि investors globally are worried कि क्या impact आ सकता है. So this may be in the near term short-lived, probably precursor. जब actual आएगा उतना negative नहीं रहेगा क्योंकि काफी जो भी action लेना था हो चुका है. Like we always say, market is forward-looking. तो people expect कर रहे थे ये सब होगा, इसलिए शायद थोड़ा selling भी आया हुआ था. Maybe if उनके policies are not immediate impact, जो मैंने कहा कि they'll give 3 months time or 4 months time for companies in the US to set up and do all of that, then it may reverse also quite quickly क्योंकि for the next 3-4 months these companies will continue to export and जो view था वो उतना negative शायद नहीं रहे. So it needs to be seen based on policy. It's very difficult to say pre-policy. जी सर, एक तीसरा प्रॉब्लम जो कि हम मार्केट में इग्नोर किए हुए बैठे थे वो था क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल हम मान के चल रहे थे कि रेंज में चल रहा है $70 to $75, अचानक से $81 हो गया. अमेरिका ने रशिया पर और ज़्यादा कड़े सैंक्शन लगा दिए और इस बार जो सैंक्शन लगे हैं वो सबसे ज़्यादा हर्ट इंडिया और चाइना को कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वेसल्स पर जो शिपिंग और वेसल्स जहाँ से कि क्रूड का आवाजाही होती है उस पर ही सैंक्शन कर दिया है. तो अब इंडियन जो रिफाइनर्स हैं, इंडियन जो ऑयल कंपनीज हैं वो क्रूड ऑयल नहीं खरीद पा रहे हैं. हालांकि अब डोनाल्ड ट्रंप आने में भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा. ये बाइडन जो एक उनका समूह था उन्होंने ये लगाया. आपको लगता है कि पॉलिसी आते ही रिवर्स हो जाएगी और इंडिया को उतना ज़्यादा प्रॉब्लम ये केवल 1-2 वीक की प्रॉब्लम है, या और जो ऑयल कंपनीज हैं हमें उनमें अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए इस न्यूज़ की वजह से, या ये अभी लंबा चलेगा और इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है ऑयल कंपनीज को? तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं आई थिंक ऑनेस्टली शॉर्ट लिव्ड. यस, इंडिया को आई डोंट. तो 2 थिंग्स. आपका पहला क्वेश्चन, विल डोनाल्ड ट्रंप कम एंड इमीडिएटली रिवर्स एवरीथिंग एंड किया ये 2 महीने का प्रॉब्लम है? शायद नहीं. ही इज नॉट गोइंग टू कम एंड डू एवरीथिंग राइट अवे on reversing sanctions till the war in Russia
see he needs some tools to negotiate in the Russia-Ukraine war क्योंकि उनका एक whole promise था कि he will stop these global conflicts. तो he needs all of ये सब जो ammunition उसको मिलता है sanctions, these are good things which he can use to negotiate with Putin and all of those things. तो मेरे हिसाब से it's not going to be an immediate reversal, but yes, it eventually it will reverse. दूसरा, India will be forced to probably buy some more crude from the US. क्यों? क्योंकि US actually is one large producer, and if India wants to ensure कि उनका जो trade balance with US बहुत negatively ना skew हो, तो he will say कि you buy more crude from me and refine it rather than buying from other people. तो उनका अगर वो balance मिल जाता है, तो then it should not be a problem. So we need to see what eventually, like I said, policies pan out. But again, I am also not of the opinion that crude prices can continue to go up. मेरे हिसाब से at some point in the near future we will see crude prices reversing. ये सब expectations पे हो रहे हैं, जो final आएगा वो देखना पड़ेगा. But again, I'm not as bullish on crude क्योंकि demand, अगर आप एक साइड पे बोलते economies are struggling and slowdown is going to happen and things are going to get worse in global markets because of these sanctions. So there's no reason for crude eventually to keep going up. वहां पे भी एक negative, क्योंकि demand अगर नहीं बढ़ता है then it is a problem. So I am again not as bullish on crude. मेरे हिसाब से crude also is not a very big problem. ये reverse हो जाएगा. ओके तो सर जो ऑयल कंपनीज हैं लाइक इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इनके रिजल्ट्स अब 20-22 तारीख से आने शुरू हो जाएंगे एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ ऑल थ्री कंपनीज विल डिलीवर देयर रिजल्ट्स. सर चूंकि टूट चुके हैं काउंटर काफ़ी, अब ऐसे में अगर क्रूड बढ़ता है तो एक फियर बैक ऑफ द माइंड रहता है कि आपको इनमें पोजीशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए. अब ऐसे में अगर पोजीशन लेते हैं और मार्केट में कोई भी जरा सेंटीमेंट आजकल वैसे ही बहुत वीक चल रहा है, तो गिरते भी काउंटर इस तरह से हैं कि 5-5% तो और F&O के काउंटर हैं, तो पोजीशन किस तरह की रखनी चाहिए अगर कोई कैश में है तो और F&O में है तो इन तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में? तो फर्स्ट ऑफ आई विल से कि आई हैव नेवर बीन वेरी वेरी पॉजिटिव. मैं कभी भी उतना पॉजिटिव नहीं रहा हूँ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे क्योंकि देयर इज द ओवरहैंग गवर्नमेंट का कि दे मे नॉट बी एबल टू पुश इंक्रीज प्राइसेस ओवर टू द कस्टमर क्योंकि कुछ इलेक्शन कहाँ पे हो रहा है तो उनका कोड ऑफ कंडक्ट आता है. दूसरा, इफ प्राइसेस मूव अप सिग्निफिकेंटली गवर्नमेंट में आस्क सम ऑफ ये ऑयल कंपनीज को कि आप थोड़ा बर्डन ले लो. हिस्ट्री वी सीन इन द पास्ट ये सब भी हुआ है. So I'm not very positive. जो उनके refining businesses है, that business is good और that will continue to be the profit arm of the business. But जब जो आपने rightfully कहा कि अगर जब भी अभी crude बढ़ रहा है तो maybe refining margins may come under a little bit of pressure. We need to see how things go. But मैं generally I'm not someone who's very bullish on oil and gas companies, especially in the marketing space. So I would stay away from them. ठीक है. अब कुछ उन कंपनीज़ की भी बात करते हैं जिनके रिजल्ट्स देखने के लिए मिले हैं. HCL टेक पर वैसे तो हम डिटेल में बात कर चुके हैं, लेकिन मैं एक बार दर्शकों के साथ कंपनी के रिजल्ट्स शेयर कर लेता हूं. कंपनी के रेवेन्यूज़ में 3.5% का जंप देखने के लिए मिला, वहीं नेट प्रॉफिट में करीब 8.5% का जंप. HCL की जो Q3 हाइलाइट्स थी उसमें जो रेवेन्यू गाइडेंस थी, इनफैक्ट उन्होंने लोअर साइड की तो बढ़ाई भी है, 3.5% से बढ़ाकर 4.5% कर दी है और हायर साइड की 5% ही रखी है इस साल के लिए. और ग्राहकों की जो IT स्पेंडिंग है वो बढ़ रही है, ऐसा HCL के CEO का मानना है. लेकिन जो TCV टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो Q3 में घट गई है, वो $2.09 बिलियन आई है जो कि $2.22 बिलियन थी Q2 में. तो शायद उसका एक ओवरहैंग, और सर ने बताया कि HCL टेक में जो वैल्यूएशन कंसर्न है वो उसका इम्पैक्ट काउंटर झेल रहा है. दूसरा काउंटर बढ़ते हैं डेल्टा कॉर्प, जहां पर कि रिजल्ट्स वीक ही आए हैं. आपको रेवेन्यू तो गिरता हुआ दिखेगा 7.5% का, हालांकि प्रॉफिट में 3.5% का जंप जो आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा दूसरी रीज़न से है, क्योंकि कंपनी का जो एबिटा है वो 42% गिरा है. मार्जिन्स करीब 26.6% से गिरकर 16.5% देखने के लिए मिले हैं, तो मार्जिन्स में भी गिरावट देखने के लिए मिल रही है. लेकिन जो प्रॉफिट बढ़ा है वो उनका कुछ टैक्स रिवर्सल है जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. समीर सर, डेल्टा कॉर्प क्योंकि
कैसीनो से जुड़ी कंपनी, ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी कंपनियां, इन पर जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है इनकी पिटीशन, और उस पर अभी क्लैरिटी नहीं आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया है या नहीं दिया है। अगर दे देता है और इनके जो रिजल्ट्स हैं, फिर स्ट्रीट इनको इग्नोर कर देगा और उस पिटीशन की तरफ जाएगा, या अभी कंपनियों के साथ और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं? नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट कसिनो कंपनीज के फेवर में आएगा, आई डोंट थिंक एक क्वार्टर से कोई एनीवन इज गोइंग टू केयर कि थोड़े नंबर सबड्यूड आए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इंडिया में बहुत लार्ज है। टुडे डेल्टा कॉर्प इज द लीडर इन द कसिनो स्पेस। एक्चुअली अगर देखने चाहे तो लिस्टेड स्पेस में तो ओनली वन है, एंड इवन इन द अनलिस्टेड विद द जो एक्चुअल लाइव गेमिंग है, आई थिंक दे आर वन ऑफ द ओनली प्लेयर्स। एक तो है, बट दे आर वेरी वेरी स्मॉल, सो डेल्टा कॉर्प कैन नॉट बी इग्नोर्ड। दूसरा जो मैं कहना चाहता हूँ कि वी बिलीव कि अगर ये जो गवर्नमेंट ने जीएसटी इम्प्लीमेंट किया था ऑन सर्टेन, यू कैन नॉट कलेक्ट इट, तो मेरे हिसाब से आई गेट अ फीलिंग कि सुप्रीम कोर्ट विल प्रोबेबली गिव अ वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ दिस कसिनो कंपनीज, एंड these the business opportunity अगर आप देखें ग्लोबली या इंडिया में is still very very large, and Delta Corp is going to be able to capture some of this. So as much as I may say कि at this point of time we cannot buy, I am very positive on these businesses, और अगर जो आपने कहा होता है, then I would think that Delta Corp could probably become a multi-bagger stock over the next 3 to 5 years. तो एक क्वार्टर तो डेफिनेटली इग्नोर करेंगे। आई मीन yes, results were subdued क्योंकि ये quarter is the quarter where they are supposed to have the highest footfall and highest turnover, so little bit disappointing, but then ठीक है, sometimes you have a off time, but मेरे हिसाब से they will all bounce back अगर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग उनके फेवर में है। जी, अगला काउंटर सर एंजल वन, जहां पर कि एक अच्छे रिजल्ट्स का ट्रेंड चल रहा था, लेकिन अचानक से सेटबैक लगा, और ये हम बात भी कर रहे थे पिछले 2-3 दिन से कि ब्रोकिंग कंपनीज के रिजल्ट्स इस बार थोड़े से वीक देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि इस बार वॉल्यूम मार्केट में कम रहा अक्टूबर दिसंबर में, और एफ&ओ को लेकर बहुत सारे मार्जिन्स को लेकर पैरामीटर्स चेंज हुए हैं, जिसका एक इम्पैक्ट है, और वीकली एक्सपायरी भी ख़त्म कर दी गई है, तो काफ़ी कुछ सेंटिमेंटल इम्पैक्ट देखने के लिए मिले हैं। रेवेन्यू 17% और प्रॉफिट में करीब 34% की जो गिरावट है वो देखने के लिए मिली है। एक्सपेक्टेशन थी स्ट्रीट की कि 25% तक का ही प्रॉफिट गिरेगा ऑन ए क्यू ऑन क्यू बेसिस। वाई ठीक है, बड़ा है, लेकिन क्यू ऑन क्यू गिरा है। सर कैसे देखें, ये ट्रेंड रिवर्सल है ब्रोकिंग कंपनीज के लिए, अभी और चलेगा इनका ट्रेंड इसी तरह के रिजल्ट्स का, या ये लगता है कि यही क्वार्टर था, या अगले क्वार्टर से जनवरी मार्च क्वार्टर वुड बी रिलेटिवली बेटर देन दिस क्वार्टर? तो मेरे हिसाब से ट्रेंड शायद इनके लिए जो ग्रोथ ट्रेंड था वो रिवर्स होगा। मैं आपको 2 रीजन देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपने कहा कि ये जो एफएनओस की वीकली एक्सपायरीज फ्रॉम 5 2 हो गए हैं, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो होता था एफएनओ मार्केट में वाज ऑन द एक्सपायरी डे, क्योंकि उस दिन पे द ऑप्शन वैल्यू बिकम 0 अगर आप आउट ऑफ द मनी हो, तो बहुत वॉल्यूम वहां पे होता था, वहां पे वॉलेटिलिटी बहुत रहती थी, पीपल वर डूइंग ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग। अभी वो ऑप्शन वो एक्सपायरीज ओनली ट्वाइस अ वीक हो गए हैं, सो ऑब्वियसली अगर आप 5 डेज का वॉल्यूम 2 दिन में करने जाते हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल, सो ऑब्वियसली वॉल्यूम्स विल गो डाउन। दूसरा, जब मार्केट बहुत अच्छा करता है, ऑलवेज मोर पीपल गेट इंटरेस्टेड इन द मार्केट, दे वांट टू कम इन, दे वांट टू इन्वेस्ट, वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं। पर जब ऐसे मार्केट रहते हैं जो हमने लास्ट मे बी 1 मंथ से देखे हैं कि कांस्टेंट एफआई सेलिंग है, मार्केट पे प्रेशर है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, और अगर ये थोड़ा सस्टेन रहता है फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, क्योंकि सब लोग बात कर रहे हैं इंक्लूडिंग अस, वी बिलीव कि 2025 एक बहुत मुश्किल ईयर होने वाला है टू मेक मनी इन दिस मार्केट, क्योंकि मार्केट के वैल्यूएशंस पहले से काफी बढ़ चुके थे। वी आर नॉट गोइंग टू सी द सेम काइंड ऑफ रिटर्न्स जो हमने हिस्टोरिकली देखे हैं। यू आर गोइंग टू सी ग्लोबल टर्मोइल, सो ये सब सिनेरियो में इट्स नॉट गोइंग टू बी कि आप रिटर्न्स यू कैन कीप मेकिंग मनी बाय बाइंग अ डिप और एनीथिंग लाइक दैट। तो अगर वो वॉल्यूम भी थोड़ा कम हो जाता है, then companies like Angel One who are mass brokers, who go out into the mass market and constantly are trying to acquire clients, की growth slow down हो जाएगी, in fact they will have negative growth, और अगर इनका negative growth होता है तो उनकी जो operating leverage benefit जो हम हमेशा बोलते हैं जो बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि मेरा कॉस्ट स्ट्रक्चर सब फिक्स्ड है, जितना एडिशनल रेवेन्यू आता है वो मेरे बॉटम लाइन में ट्रिकल होता है। अगर मेरा रेवेन्यू ड्रॉप होता है तो मेरी कॉस्ट स्ट्रक्चर भी फिक्स्ड है,
So any decline in the top line also affects my profitability in the same way. तो मेरे हिसाब से the best period I think for the time being for the next maybe 6 months for these companies is over. We need to see कि if the market recovers, अगर new and SEBI allows maybe MSCI index to launch one index जो weekly expiry, MCX की बात चालू है कि MCX में start doing one weekly expiry or one commodity auction. Then what you will see is then volume will again start picking up for these high frequency trades. So then maybe we can expect a recovery. But in the near term, मेरे हिसाब से उतना recovery नहीं आने वाला है. I'm not as positive on broking companies and Angel One in particular. जी सर, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, इसने तो रिजल्ट्स अच्छे ही दिए थे। रेवेन्यूज़ में 9% का जंप देखने के लिए मिला, प्रॉफिट्स 29% बढ़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन काउंटर फ्लैट है। ये इसी बात का इंडिकेटर है कि आप वैल्यूएशन अब थोड़ा देखते हैं, क्योंकि आजकल मार्केट में अच्छे रिजल्ट्स को रिस्पेक्ट तो नहीं मिल रहा है, लेकिन ख़राब रिजल्ट्स को पनिशमेंट उतना बहुत तेज मिल रहा है। अच्छे रिजल्ट्स हैं सर, क्यू ऑन क्यू भी ठीक थे इसके और वाई ओ वाई भी ठीक हैं, लेकिन बावजूद उसके रेस्पेक्ट नहीं मिला। सर रेस्पेक्ट काउंटर को मिलेगा भविष्य में? तो हिमाद्री पे हमारा एक्टिव कवरेज नहीं है। आई नो व्हाट द कंपनी डज एंड एवरीथिंग, सो आई विल से कि जो कंपनी जो एनोड प्रोडक्ट बनाने वाली है फॉर द लिथियम आयन बैटरीज, अगर वो अपटिक बढ़ता है और वहां पे उनका ट्रैक्शन आता है, देन पीपल विल स्टार्ट लुकिंग एट दिस कंपनी। बट एट द मोमेंट हमारे पास एक्टिव कवरेज नहीं है, तो आई डोंट वांट टू सजेस्ट अ बाय और अ सेल ऑफ द कंपनी। जी सर, 3 कंपनियां जिनके आज रिजल्ट्स हैं, एचडीएफसी, एएमसी, क्योंकि हमने देखा कि आनंद राठी वेल्थ के भी कल रिजल्ट्स आए थे, वो तो ठीक थे, और अगर हम देखें तो जो एंजल के रिजल्ट्स आए हैं वो थोड़े ख़राब हैं। अब एएमसी स्पेस से एक कंपनी आ रही है जिसके रिजल्ट्स आज होंगे। सर कैसे देख रहे हैं एचडीएफसी एएमसी को? तो मेरे हिसाब से वी विल सी कंटिन्यूस ग्रोथ इन एयूएम। जो इंडिया में अभी भी आप देखें तो द म्यूचुअल फंड स्पेस इज क्वाइट अंडर ओन्ड एज इफ यू कंपेयर इट टू व्हाट द ग्लोबल सिचुएशन इज, जहां पे म्यूचुअल फंड्स कलेक्ट अमाउंट ऑफ मनी फॉर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी फॉर मैनेजमेंट। इंडिया में अभी भी वो बहुत कम है। एचडीएफसी लीडर है। सेकंड, forget HDFC, I'm just talking of mutual fund industry. We believe कि mutual fund industry is going to grow. दूसरा, जो सेबी ने ये नया कैटेगरी क्रिएट किया है, वहां पे अभी भी एक भी फंड लॉन्च नहीं हुआ है, where the minimum category is 10 lakh rupees, which is going to allow them to do a few more differentiated strategies. जैसे वो लॉन्च होंगे, we will see more AUM coming maybe from some HNIs into that category as well. So we believe कि the AUM space will do well. Yes, एक quarter, maybe this quarter numbers may not be that great क्योंकि उनके other income may not be as strong from the fact that markets have not given decent returns. थोड़ा उनका equity का component भी रहता है जहाँ पे शायद थोड़ा returns कम हो। दूसरा, जब market नीचे आता है तो that even though they are collecting more money, जो उनका NAV कम होता है, so the money that they are managing becomes a little less because the NAV has come down, so they cannot charge the same amount of fee क्योंकि वो fee is based on the AUM. तो अगर मेरा NAV नीचे आता है तो मैं AUM comes down marginally, तो my income may go down a little bit. So maybe ये current quarter में don't expect anything phenomenal, but we are very positive on the mutual fund industry in India. इसमें भी ऑपरेटिंग लेवरेज वैसे ही चलता है जैसे हम लोग ने एंजल फंड में बात किया था। अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से विड्रॉल होते हैं तो द इंडस्ट्री विल गेट हर्ट वेरी बैडली, बट हमारे हिसाब से द नेक्स्ट फ्यू इयर्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। वी आर गोइंग टू सी वेरी गुड इनफ्लो। सिर्फ वैल्यूएशन पे थोड़ा सा कंसर्न है क्योंकि वी आर ऑल, तो HDFC is trading I think at 12 times its AUM, 12% of AUM, which is very large. Normally ये कंपनी 6, 7, 8% पे ट्रेड करती है। HDFC is trading at much higher valuation. तो valuation एक slight concern है, but barring which we believe the industry and these companies will do really well. जी नेक्स्ट रिजल्ट सर, वैसे तो TV18 पर बहुत ज़्यादा फोकस इस चीट का नहीं रहता है और शॉपर स्टॉप पर भी नहीं रहता है, लेकिन अगर आप इन दोनों में से किसी को ट्रैक कर रहे हो या दोनों को ट्रैक कर रहे हो तो आपका इस पर क्या ओपिनियन होगा? जी, दोनों नहीं ट्रैक करते, सो सॉरी। इट्स ओके। वैसे मैं शॉपर स्टॉप पर बता देता हूँ, मोतीलाल ओसवाल की जो रिपोर्ट है उनके हिसाब से जो एस्टिमेट्स हैं शॉपर स्टॉप पर तो हैं
तो इसमें जो रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन है वो कुछ इस तरह की है कि कंपनी के रेवेन्यू 7% और प्रॉफिट करीब 15% बढ़ता हुआ दिखाई देगा YOY, और Q-on-Q बेसिस पर 21% का जंप कंपनी के रेवेन्यूज़ में, और लॉस टू प्रॉफिट कंपनी दिखा सकती है ऑन ए Q-on-Q बेसिस। तो शॉपर स्टॉप पर इस तरह के रिजल्ट्स रहेंगे। TV18 थोड़ा सा लॉस मेकिंग कंपनी है, तो उस पर अभी हम ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन बता नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर, एक और खबर, दो खबर और बची हैं केवल। एक है BEL पर सर, इसको 561 करोड़ का ऑर्डर मिला है फायर कंट्रोल और रडार के लिए। सर BEL को मैं ऑर्डर के अलावा भी देखना चाहता हूं कि डिफेंस शेयरों में जिस तरह की पिटाई देखने के लिए मिली है, ये काउंटर ऐसा था जिस पर कि ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड ही रहे, मेंटेन रहे, और उन्होंने बाय साइड ही रखा। इस काउंटर को सेल साइड पर बहुत कम ब्रोकर लेकर आए। सर आपका क्या ओपिनियन है इस काउंटर पर? तो डिफेंस स्पेस पे हम काफी पॉजिटिव है ऑन द फैक्ट कि ऑर्डर इनफ्लो अच्छा रहेंगे, टॉप लाइन ग्रोथ बॉटम लाइन ग्रोथ अच्छे रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंड्स वहां पे फोकस रहेंगे। प्रॉब्लम हमारा सिंपली पुट एक ही जगह पे अगेन सेम प्रॉब्लम हमारा है, वैल्यूएशन। DEL भी अगर आप देखें तो FY26 FY25 के PE मल्टीपल 36 पे है, और अगर आप देखें तो FY26 बेसिस पे ऑलमोस्ट 29 पे रखी है अभी, विच इज नॉट चीप। तो वी आर नॉट डिनाइंग कि ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरीज है, पर ये सब प्रोजेक्ट्स जो वो देते हैं आर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स इन नेचर, जिसका एग्जीक्यूशन कैन टेक 2 इयर्स 3 इयर्स एंड लॉन्गर। और जब इतना लॉन्ग टर्म रहता है तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क कि जो मार्जिन आप प्लानिंग कर रहे हो वो शायद अचीव ना हो। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी बिलीव कि थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है। We like PEL from a 3 to 5 year view, but अगर 200 रुपए में अगर आपको मिल सकता है तो I would be more comfortable buying around those levels than buying at around the 270 levels जो अभी फिलहाल maybe I think the stock is going on है। जी सर, दूसरा काउंटर एफकॉन, जहां पर कि 4700 के करीब का इनको एक ऑर्डर मिल सकता है, जिसके लिए L1 बिडर हुए हैं। महाराष्ट्र से ऑर्डर मिलेगा रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। सर कितना बड़ा ऑर्डर माना जाए इस कंपनी के साइज को देखते हुए, और क्या कुछ इम्पैक्ट होना चाहिए? अगेन एफकॉन पे कवरेज नहीं है, पर पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस पे वी रिमेन वेरी पॉजिटिव। गवर्नमेंट का जो स्पेंड आया है फर्स्ट हाफ में थोड़ा सबड्यूड था, हमारे हिसाब से अभी कैचअप बहुत अग्रेसिव होगा। यू विल सी गुड ऑर्डर फ्लो। आपने कहा कि एफकॉन आल्सो गॉट अ बिग, प्रोबेबली गेट अ बिग ऑर्डर। वैसे मेनी ऑफ दीज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को अच्छे बड़े लार्ज ऑर्डर्स मिलेंगे, और जैसे वो मिलेंगे इट विल स्टार्ट गिविंग अ स्लाइट अपटिक इनटू सम ऑफ दीज काउंटर्स, क्योंकि FY26 में भी एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट विल प्रोबेबली पुट मोर इन फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ये बजट फेब फर्स्ट में आ जाएगा। सो वी रिमेन पॉजिटिव ऑन दैट स्पेस। एफकॉन अनफॉर्चुनेट कवरेज में नहीं है, दैट वोंट से बाय और सेल, बट हम हमारा टॉप फोकस वहां पे, ऑल्दो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव, L&T है, क्योंकि उनका डिफेंस का भी बिजनेस है, उनका इंफ्रा का भी बिजनेस है, उनका रियल एस्टेट का भी बिजनेस है, which we believe all is going to do well. So L&T, Larsen & Toubro is our top pick, but you can even look at companies like IRB and other companies जो है जो road projects जो करती है, HCC, नागार्जुना, NCC, ये सब कंपनीज में भी अच्छे बेनिफिट्स आएंगे going forward.